नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट टॉम की थ्योरी ऑफ मशीन की, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास की हम बात करेंगे, और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। और आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट यानी जॉइंट के प्रकार, जोड़ के प्रकार। कौन कौन से प्रकार के जॉइंट मशीन के कंपोनेंट्स को असेंबल करने में, डिसअसेंबल करने में यूज किए जाते हैं। हालांकि डिसअसेंबल करने में तो क्या यूज किए जाएंगे, मशीन के कंपोनेंट्स को आपस में जो जोड़ा जाता है, यानी जो लिंक होती है, जो अवयव होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। तो वह कौन कौन से जॉइंट के द्वारा जोड़ा जाता है उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो जॉइंट है वह है बाइनरी जॉइंट। पहला जॉइंट कौन सा है? बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विभंजित जोड़। क्या कहा जाता है? द्विभंजित जोड़। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है द्विभंजित, यानी कोई भी दो कड़ियाँ या कोई भी दो से ज़्यादा कड़ियाँ जो है वो आपस में यदि दो जॉइंट के द्वारा आपस में जुड़ रही हो तो वहाँ पे जो जॉइंट कहलाएगा, कौन सा जॉइंट कहलाएगा? बाइनरी जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो इनके डेफिनेशन और इनके डायग्राम अपन देखते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है, उसके माध्यम से अपन समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो, द्विभंजित जोड़, यदि दो कड़ियों में अवयव एक ही जोड़ पर जुड़ रहे हो तो वह जोड़ द्विभंजित जोड़ कहलाता है। यानी दोस्तों, दो कड़ियाँ किसी एक जॉइंट के द्वारा जुड़ रही हो तो जॉइंट क्या कहलाएगा? बाइनरी जॉइंट कहलाएगा, द्विभंजित जोड़ कहलाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है, इसमें जो कड़ी 1 है और जो कड़ी 4 है ये बिंदु सी पर आपस में जुड़ रही है। ठीक है, तो जो बिंदु सी है वो बाइनरी जॉइंट कहलाएगा। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, द्विभंजित जोड़ की। जो बिंदु एफ है वह भी कड़ी 3 और कड़ी 4 से आपस में जुड़ रहा है, तो बिंदु एफ भी बाइनरी जॉइंट कहलाएगा। उसी प्रकार जो कड़ी 2 और कड़ी 3 है यह भी बिंदु ई पर आपस में जुड़ रही है, तो बिंदु ई भी क्या कहलाएगा? बाइनरी जॉइंट कहलाएगा। और बिंदु डी जिससे कड़ी 1 और कड़ी 2 कनेक्ट है तो बिंदु डी भी क्या कहलाएगा? बाइनरी जॉइंट कहलाएगा। तो इस जो लिंक का जो सिस्टम है इसमें 4 बाइनरी जॉइंट है। ठीक है, तो बाइनरी जॉइंट की दोस्तों अपन ने बात करी। इसके बाद अगला जो जॉइंट है वह है टर्नरी जॉइंट। कौन सा जोड़ है? टर्नरी जॉइंट। टर्नरी जॉइंट जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिभंजित जोड़। क्या बोलेंगे दोस्तों? त्रिभंजित जोड़ बोलेंगे। ठीक है, त्रिभंजित जोड़ नाम से पता चल रहा है, यानी जो कड़ियाँ हैं वो 3 कड़ियाँ आपस में किसी एक बिंदु पर ज्वाइंट हो रही है। 3 कड़ियाँ आपस में किसी एक बिंदु से ज्वाइंट हो रही है या एक बिंदु से जुड़ रही है, तो बिंदु जो कहलाएगा वह टर्नरी जॉइंट कहलाएगा, त्रिभंजित जोड़ कहलाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, उसमें दोस्तों जो बिंदु एच हैं, बिंदु एच से कड़ी नंबर 3 और कड़ी नंबर 5 और कड़ी नंबर 2, कड़ी नंबर 2, कड़ी नंबर 3 और कड़ी नंबर 5, ये तीनों कड़ियाँ जो बिंदु एच से जुड़ रही है, तो एक बिंदु एच से 3 कड़ियाँ 2, 3, 5 आपस में जुड़ रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? टर्नरी जॉइंट कहलाएगा, त्रिभंजित जोड़ कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल टॉपिक है। इसके बाद हम आगे बात करें। ठीक है, नंबर 4 जो जॉइंट है उसके बारे में अपन बात करें तो नंबर 4 जॉइंट है क्वाटर्नरी जॉइंट। कौन सा है? क्वाटर्नरी जॉइंट। नंबर 3 क्वाटर्नरी जॉइंट। क्वाटर्नरी जॉइंट जिसे हिंदी में बोला जाता है चतुर्भंजित जोड़। चतुर्भंजित जोड़ यानी एक ऐसा जॉइंट, एक ऐसा जोड़ या एक ऐसा बिंदु जिस पर 4 कड़ियाँ आपस में जुड़ रही हो, 4 लिंक आपस में जुड़ रही हो, तो वह चतुर्भंजित जॉइंट कहलाएगा, क्वाटर्नरी जॉइंट कहलाएगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है उसमें दोस्तों जो बिंदु आर हैं, बिंदु आर से कड़ी नंबर 4, कड़ी नंबर 7, कड़ी नंबर 3 और कड़ी नंबर 8, कड़ी नंबर 4, कड़ी नंबर 7, कड़ी नंबर 8 और कड़ी नंबर 3, 4 कड़ियाँ आपस में बिंदु आर पर जुड़ रही है,
4 कड़ियाँ आपस में बिंदु आर पर जुड़ रही है, तो जो बिंदु आर हैं ये चतुर्भुजित जोड़ यानी क्वाटरनरी जॉइंट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन ने बात करी टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। सबसे पहला जो जॉइंट अपन ने बात करी बाइनरी जॉइंट, जिसमें 2 कड़ियाँ किसी बिंदु पर आपस में जुड़ी हुई हो तो बिंदु बाइनरी जॉइंट कहलाता है। इसके बाद टर्नरी जॉइंट की अपन ने बात करी त्रिभुजित जोड़, यदि 3 कड़ियाँ आपस में किसी एक बिंदु पर जुड़ी हो तो बिंदु टर्नरी जॉइंट यानी त्रिभुजित जोड़ कहलाएगा। और यदि 4 कड़ियाँ आपस में किसी बिंदु पर जुड़ी हुई हो तो वह बिंदु चतुर्भुजित जोड़ यानी क्वाटरनरी जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में दोस्तों अपन ने बात करी। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है बच्चों, वो अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में बोला जाता है संरचना। स्ट्रक्चर दोस्तों, हालांकि स्ट्रक्चर के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक टॉपिक है, टॉपिक के अंतर्गत आया है तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? कोई भी कड़ियाँ आपस में जुड़कर एक संयोजन बना रही है, एक मैकेनिज्म बना रही है, लेकिन उन कड़ियों के बीच यदि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, सापेक्ष गति नहीं हो रही, तो वह कड़ियों का जो संयोजन है वह एक स्ट्रक्चर कहलाएगा, एक ढांचा कहलाएगा। अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रही है, तो फिर वह मैकेनिज्म कहलाएगी। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो वह एक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ढांचा कहलाएगा। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है, उसके माध्यम से इसकी थ्योरी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर संरचना। संरचना कई प्रतिरोधीय पिंडों का संयोजन है जिसमें कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। तो कई प्रतिरोधीय पिंड होते हैं, रेजिस्टेंस बॉडी होते हैं, उसका संयोजन होता है, कड़ियों का संयोजन होता है, जिनके कंपोनेंट्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, कोई सापेक्ष गति नहीं होती, अतः बल लगाने पर विकृत हो जाते हैं। उदाहरण मशीन का जो ढांचा है, जो ब्रिज है, जो 3 छड़ की चेन है, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर है ये बल लगाने पर इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, विरूपण आ जाएगा, तो यहाँ पे विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ढांचा है, उसमें बाह्य बल लगाने पर उसमें क्या आ जाती है? विकृति आ जाती है। ये अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी पढ़ा। तो 3 कड़ियों का अगर संयोजन हो रहा है, जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, 3 कड़ियाँ अगर आपस में जुड़कर एक त्रिभुज बना रही है तो वहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही थी। एक कड़ी को फिक्स करने के बाद रिलेटिव मोशन नहीं हो रही थी, तो चेन नहीं है, चेन नहीं है तो वो क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ब्रिज होते हैं, एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जो ब्रिज होते हैं, जो 3 छड़ की चेन है, मशीन का जो ढांचा है, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में मामला क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर क्या होता है? इनमें कंपोनेंट्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है मशीन। क्या है? मशीन। क्या होती है मशीन? मशीन क्या काम करती है? हालांकि अपन चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। मशीन हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो कार्य हैं उन्हें आसान बनाती है। जो आसान बनाएगी वो क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। तो मशीन प्रतिरोधीय पिंडों से बना संयोजन होता है जिसमें अवयवों के बीच सापेक्ष गति सफलतापूर्वक निरुद्ध गति होती है तथा उपलब्ध ऊर्जा, गति एवं बल को उपयोगी कार्य में बदलती है। तो मशीन क्या है? बहुत सारे रेजिस्टेंस बॉडी जो है, प्रतिरोधीय पिंड है, उनका संयोजन होती है। और उन पिंडों के बीच आपस में क्या होती है? रिलेटिव मोशन होती है, उसमें फोर्स भी लगता है, ऊर्जा भी उपलब्ध होती है, उन कंपोनेंट्स के आपस में गति होती है। तो इसके द्वारा अपन मशीन के द्वारा कोई उपयुक्त कार्य कर सकते हैं। अगर मशीन कोई कार्य नहीं कर रही तो वो मशीन किस काम की है? ठीक है, तो मशीन बहुत सारे रेजिस्टेंस बॉडी का, प्रतिरोधीय पिंडों का संयोजन होता है जिसमें आपस में बलों के प्रभाव के कारण, गति के प्रभाव के कारण और ऊर्जा के कारण इन सबको उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, यह कई यंत्र विन्यास के संयोजन से बनती है। बहुत सारी मैकेनिज्म के कॉम्बिनेशन से मशीन बनती है। मशीन कार्य आसान कर देती है। जैसे पेट्रोल इंजन एक मशीन है जो ईंधन के दहन से मिली ऊर्जा के द्वारा किसी डिवाइस को चलाती है। पेट्रोल इंजन जैसे बाइक है, बाइक फ्यूल के दहन के द्वारा क्या कर रही है? चलने का काम कर रही है, अपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा रही है। तो मशीन क्या कर रही है? मोटरसाइकिल क्या कर रही है? कार्य कर रही है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल भी क्या है? एक मशीन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खराद मशीन, जो लेथ मशीन है, जो भी पट्टे के द्वारा उपलब्ध यांत्रिक ऊर्जा को कर्तन औजार द्वारा घूर्णन कार्यखंड को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। लेथ मशीन है, नाम से पता चल रहा है लेथ मशीन है,
तो भी कुछ ना कुछ कार्य करिए। जो पीस होते हैं जो लेथ मशीन पे ऑपरेशन करते हैं अपन, टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, ठीक है, ये जब भी ऑपरेशन करते हैं तो ये भी तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कार्य करती है, हमारे काम को आसान बनाती है, वो क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वह है बच्चों मशीन एवं संरचना में अंतर। अगला टॉपिक क्या है? मशीन व संरचना में अंतर। अगला टॉपिक अपना मशीन व संरचना में अंतर। मशीन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। मशीन के अवयवों के बीच सापेक्ष गति होती है तथा संरचना के अवयवों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। पहला अंतर यह है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, उसमें जो भी एलिमेंट्स, जो भी कड़ियाँ, जो भी अवयव होते हैं, उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती। जबकि मशीन के जो कंपोनेंट्स है, जो कड़ियाँ हैं, जो अवयव है, उनके बीच क्या होती है? रिलेटिव मोशन होती है, सापेक्ष गति होती है। तो पहला अंतर तो यही हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड है, मशीन द्वारा उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदला जाता है, जबकि संरचना में कोई लाभप्रद ऊर्जा हमें प्राप्ति ही नहीं होती। और मशीन में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को क्या होता है? उपयोगी कार्य में बदला जाता है। जबकि जो संरचना है, जो ढांचा है, वो तो स्थिर है, कोई गति नहीं कर रहा, तो कहाँ की ऊर्जा रहेगी उसमें, ठीक है। तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती है। और मशीन में जो उपलब्ध ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो उपयोगी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उसको उपयोगी कार्य में बदला जाता है। और उपयोगी कार्य में बदलने का काम कौन करती है बच्चों? मशीन करती है। कौन करती है? मशीन। तो दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरे अंतर की अपन बात करें तो मशीन के अवयवों द्वारा शक्ति व गति पारित की जाती है, जबकि संरचना के अवयवों के द्वारा केवल बल पारित किया जाता है। तो मशीन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, उन मशीन के कंपोनेंट्स के द्वारा जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र की जाती है। जो गति होती है, जो मोशन होती है, उसे भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता, उसके द्वारा केवल बल को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, पारित किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मशीन के द्वारा पावर बोले तो शक्ति, और मोशन बोले तो गति, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, पारित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मशीन पावर और मोशन को पारित करती है, ट्रांसफ़र करती है, जबकि जो स्ट्रक्चर होता है वो फोर्स को यानी बल को क्या करता है? पारित करने का काम करता है, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से 3 अंतर आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अपन अंतर नंबर 4, इनमें कौन सा अंतर है, ठीक है। नंबर 4 अंतर है बच्चों, भाप इंजन, खराद मशीन आदि मशीनें हैं, जबकि भवन पुल मशीन के ढांचे संरचना है। स्टीम इंजन जो भाप से चलता है वो वाला इंजन, लेथ मशीन का आपने नाम सुना है, जिसे हिंदी में खराद मशीन के नाम से जाना जाता है। और जबकि जो बिल्डिंग है, जो पुल है, जो मशीन के ढांचे हैं, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर में और मशीन में क्या अंतर होते हैं, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये अंतर हो गया मशीन में और संरचना में। इसके बाद अगले टॉपिक की अपन बात करें तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगले टॉपिक को अपन समझते हैं। अगला टॉपिक है अपना मैकेनिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है यंत्र विन्यास। यंत्र विन्यास, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, यंत्र विन्यास, मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होती है मैकेनिज्म, किसे यंत्र विन्यास कहा जाता है, इसे समझते अपन, ठीक है। तो जब किसी शुद्ध गति चेन की एक कड़ी को स्थिर कर दिया जाए तो इस प्रकार का जो प्रबंध प्राप्त होता है वह यंत्र विन्यास यानी मैकेनिज्म कहलाता है। दोस्तों, शुद्ध गति चेन के बारे में अपन ने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, यानी काइनेमेटिक चेन के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब दोस्तों, काइनेमेटिक चेन की किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, किसी भी एक कड़ी को स्थिर कर दिया जाए और उसके सापेक्ष दूसरी कड़ियों की क्या पोजीशन है, किस प्रकार उनमें सापेक्ष गति हो रही है, उसके बारे में अध्ययन किया जाए, या इस प्रकार का जो कंसेप्ट, इस प्रकार का जो फिनोमिना हमें प्राप्त होगा, वह क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म कहलाएगा, यंत्र विन्यास कहलाएगा। इसे गति एवं बल पारित अथवा परिवर्तन के काम में लिया जाता है। जो मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म को अपन मोशन को ट्रांसफ़र करने में, यानी गति को पारित करने में, और बल को पारित करने में, दोनों कंसेप्ट में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यंत्र विन्यास को निम्न भागों में बांटा गया है। जो मैकेनिज्म होती है, इसको भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो यंत्र विन्यास है
वह है सरल यंत्र विन्यास। कौन सा यंत्र विन्यास है बच्चों? सरल यंत्र विन्यास, जिसे कहा जाता है मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है? मैकेनिज्म, यानी सरल यंत्र विन्यास, जिसे मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। क्या होता है सरल यंत्र विन्यास? मैकेनिज्म किसे कहते हैं? सरल यंत्र विन्यास 4 कड़ियों या अवयवों से बना प्रबंध है। सबसे पहली बात, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो सिंपल मैकेनिज्म होता है, जो सरल यंत्र विन्यास होता है, इसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो कड़ियों की संख्या इसमें कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, उदाहरण सिंगल स्लाइडर यंत्र विन्यास, जिसमें क्रैंक की घूर्णन गति को संयोजक दंड की सहायता से पश्चाग्र गति में बदला जाता है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है सिंपल मैकेनिज्म का, वह है दोस्तों सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बोले तो जो पिस्टन सिलेंडर असेंबली होता है, वो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म ही होता है। ठीक है, यानी पिस्टन के सिलेंडर के अंदर पिस्टन मोशन करता है, लेकिन पिस्टन मोशन कब करेगा? जब क्रैंक घूमेगी। तो क्रैंक के घूमने के कारण पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पश्चाग्र गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर असेंबली में बन क्रैंक की घूर्णन गति को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में पारित कर रहे हैं, किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, यानी पश्चाग्र गति में। तो किसका एग्जाम्पल है? सिंपल मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है, सरल यंत्र विन्यास का ये एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दोस्तों हम बात करें सेकंड जो है वह है यौगिक यंत्र विन्यास। सेकंड क्या है? ये फर्स्ट हो गया, सेकंड है यौगिक यंत्र विन्यास। यौगिक यंत्र विन्यास, यौगिक यंत्र विन्यास, यौगिक यंत्र विन्यास जिसे इंग्लिश में कंपाउंड मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कंपाउंड मैकेनिज्म, कंपाउंड मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यौगिक यंत्र विन्यास 4 से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है। अगर 4 कड़ियों से बना हुआ कोई संयोजन है तो सिंपल मैकेनिज्म कहलाएगा, और 4 कड़ियों से ज़्यादा कड़ियों से बना हुआ कोई सिस्टम है, कोई फिनोमिना है, तो उसे अपन कंपाउंड मैकेनिज्म यानी यौगिक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक है मशीन तथा यंत्र विन्यास में क्या अंतर है। अभी इसके पहले हमने बात की थी मशीन और संरचना यानी स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे मशीन और यंत्र विन्यास यानी मशीन और मैकेनिज्म में क्या अंतर है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मशीन तथा यंत्र विन्यास में अंतर। मशीन तथा यंत्र विन्यास में अंतर। बात करेंगे मशीन तथा यंत्र विन्यास में अंतर। तो पहला जो अंतर है वह है मशीन कई यंत्र विन्यास का संयोजन होती है, जबकि यंत्र विन्यास जो होता है वह कई कड़ियों का संयोजन होता है। बहुत सारे यंत्र विन्यास आपस में मिलेंगे, बहुत सारी मैकेनिज्म आपस में मिलेगी तो एक मशीन बनाएगी, और बहुत सारी कड़ियाँ आपस में मिलेगी तो वह यंत्र विन्यास बनाएगी। तो यंत्र विन्यास के मिलने से तो मशीन बनती है, और कड़ियों के आपस में मिलने से यंत्र विन्यास बनता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? दूसरा अंतर है यंत्र विन्यास की क्रियाशीलता को सुधार कर आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए मशीन का रूप दिया जाता है, जबकि यंत्र विन्यास एक क्रियाशील नमूना मात्र है। यंत्र विन्यास में यानी मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ सुधार करके, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके अपन मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि जो यंत्र विन्यास है एक स्ट्रक्चर टाइप, एक नमूने टाइप है, इसमें अपन कोई सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर, मशीन द्वारा उपलब्ध ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है, जबकि यंत्र विन्यास द्वारा केवल गति को ही पारित किया जा सकता है। मशीन के द्वारा, जैसे कि अपन ने अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा था, इसके द्वारा उपलब्ध जो ऊर्जा हमें होती है उसे उपयोगी कार्य में हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो यंत्र विन्यास है उसके बीच कड़ियों की केवल सापेक्ष गति होती है, यानी रिलेटिव मोशन होता है, यानी यंत्र विन्यास के द्वारा अपन केवल गति को ही पारित कर सकते हैं। ठीक है, उसे कार्य में नहीं बदल सकते। अगला जो अंतर है बच्चों, भाप इंजन, स्टीम इंजन, जो स्टीम से चलने वाला इंजन है, जो पश्चाग्र इंजन है, रेसिप्रोकेटिंग पश्चाग्र पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है,
इसके बारे में HM में अपन ने पढ़ा। रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है इसके बारे में अपन ने पढ़ा। ये सभी जो है मशीन के उदाहरण है। जबकि जो स्प्रिंग के खिलौने आते हैं बच्चों के, स्प्रिंग वाले खिलौने आते हैं, बच्चे दबाते हैं गुड्डा ऊपर उठता है, तो स्प्रिंग के खिलौने हैं, ठीक है। जो टाइपराइटर होता है वो क्या है, यंत्र विन्यास है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और कंपटीशन में भी काफ़ी बार आ चुका है कि जो टाइपराइटर होता है वो किसका एग्जाम्पल है। तो टाइपराइटर एक मैकेनिज्म होती है, एक यंत्र विन्यास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये बात होगी मशीन में और यंत्र विन्यास में क्या अंतर है, उसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। अब बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वह है उत्क्रमण। क्या है, उत्क्रमण, जिसे इंग्लिश में इन्वर्जन कहा जाता है। उत्क्रमण जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। उत्क्रमण क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है। दोस्तों काइनेमेटिक चेन के बारे में अपन ने डिस्कस किया। काइनेमेटिक चेन अपन ने पढ़ी, वो विभिन्न कड़ियों से मिलकर आपस में बनती है। तो काइनेमेटिक चेन के अगर अपन अलग अलग कड़ी को स्थिर करेंगे और उस स्थिर कड़ी के सापेक्ष अन्य कड़ियों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक चेन का इन्वर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक चेन का इन्वर्जन कहलाएगा। कभी अपन कड़ी नंबर 1 को फिक्स करेंगे, फिर बाकी कड़ियों की उसके सापेक्ष अध्ययन करेंगे गति के सापेक्ष, फिर कभी कड़ी नंबर 2 को फिक्स करेंगे, फिर बाकी का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, कभी अपन पिस्टन को फिक्स कर देंगे, कभी सिलेंडर को फिक्स कर देंगे, कभी अपन कनेक्टिंग रोड को फिक्स कर देंगे, फिर उनकी गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी एक कड़ी को, किसी भी एक लिंक को फिक्स करके अन्य कड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दैट इज़ नोन एज इन्वर्जन, यानी उत्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन भी आ रही है। किसी शुद्ध गति चेन की भिन्न भिन्न कड़ियों या अवयवों को एक एक बार फिक्स करके, भिन्न भिन्न कड़ियों को या अवयवों को एक एक बार फिक्स करके विभिन्न यंत्र विन्यास प्राप्त किए जाते हैं। तो उस प्रारंभिक यंत्र विन्यास का क्या कहलाता है, वह इन्वर्जन कहलाते हैं, उत्क्रमण कहलाते हैं। यंत्र विन्यास का वह भाग जो स्थिर कड़ी के सापेक्ष गति करता है वह चालक कहलाता है। यंत्र विन्यास मैकेनिज्म का वह भाग जो स्थिर कड़ी के सापेक्ष गति करेगा, चलेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, चालक कहा जाएगा। तथा वह भाग जिस पर गति पारिषित की जाती है, जो भाग चलेगा और वो दूसरे को गति कराएगा, तो उसे चलित कहा जाता है। जो चलेगा वो तो चालक कहलाएगा और चालक किसी और को चलाएगा तो वह चलित कहलाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उदाहरण, पश्चाग्र इंजन में पिस्टन चालक होता है। पश्चाग्र जो इंजन होता है, जो इंजन सिलेंडर होता है दोस्तों, उसमें पिस्टन तो चालक होता है और पिस्टन के चलने से गतिपाल पहिया जो चलता है, क्रैंक जब घूमती है तो क्या होती है, चलित होती है, ठीक है। अब कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं, कौन सी चेन के कौन से इन्वर्जन होते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कौन से मैकेनिज्म के कौन से इन्वर्जन होते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे एक फ्लो डायग्राम आ रहा है। विभिन्न प्रकार की शुद्ध गति के विभिन्न उत्क्रमण निम्नानुसार है। जैसे काइनेमेटिक चेन है। अब काइनेमेटिक चेन 3 प्रकार की हो सकती हैं। जैसे पहले 4 कड़ी चेन, 4 बार चेन, जिसमें कड़ियों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। फिर एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, एकल स्लाइडर क्रैंक चेन, ये भी क्या होती है, काइनेमेटिक चेन होती है। और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, जिसे हिंदी में दोहरा स्लाइडर क्रैंक चेन कहा जाता है, ये भी काइनेमेटिक चेन होती है। अब इसमें किसी एक कड़ी को फिक्स करके अन्य के बारे में अध्ययन किएंगे तो अलग अलग इन्वर्जन इनके बनेंगे। तो दोस्तों जो 4 कड़ी चेन है उसके इन्वर्जन कौन कौन है, एक तो बीम इंजन है, एक कपलिंग रोड है और एक वाट इंडिकेटर है। यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो 4 कड़ी चेन है उसका निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमण है, कौन सा इन्वर्जन है। तो जो बीम इंजन होता है, जो कपलिंग रोड होती है और जो वाट इंडिकेटर होता है, ये तीनों किसके इन्वर्जन है, ये 4 बार चेन यानी 4 कड़ी चेन के इन्वर्जन है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के जो इन्वर्जन है वह एक पेंडुलम पंप है, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर हैं, दोलन सिलेंडर हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, द्रुत वापसी यंत्र विन्यास है, यह भी इसका इन्वर्जन है। और जो रोटरी एक्शन इंजन होता है ये भी इसका इन्वर्जन है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के कितने इन्वर्जन हैं, 4, पेंडुलम पंप, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी एक्शन इंजन। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के निम्न में से कौन सा इन्वर्जन है। तो इनमें से कोई सा भी एक आपको ऑप्शन में नज़र आ सकता है। इसी प्रकार दोस्तों जो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन है
डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के दो इन्वर्जन है, एक तो एल्डम कपलिंग और एक इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है किसके, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन थे, एक तो एल्डम कपलिंग और एक इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। ठीक है, ट्रेमल, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे पहले अपन बात करेंगे 4 बार चेन का। किसकी बात करेंगे, 4 बार चेन। 4 बार चेन बोले तो 4 कड़ी चेन, 4 बार चेन बोले तो 4 कड़ी चेन, 4 कड़ी चेन। इस 4 कड़ी चेन के बारे में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि 4 बार चेन क्या होती है, 4 कड़ी चेन क्या होती है, और फिर इसके इन्वर्जन क्या क्या होते हैं और कौन से इन्वर्जन में क्या क्वालिटी होती है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही हो पाएगी। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो तो आप ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें जाके कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।